नमस्कार। आज आपको मैं सुना रही हूँ गीताश्री की कहानी नजरा गईली गुइया। कहानी का शीर्षक है नजरा गईली गुइया। कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें माँ अपनी सारी की सारी जो इच्छाएं हैं, अपनी सारी की सारी जो उसकी आकांक्षाएं हैं उनको अपनी बेटी में बो देती है। कहानी से पहले ये सुनिए। पटना से बैना बुलाई ओ नजरा गई गुइया। पटना से बैना बुलाई ओ नजरा गई गुइया। नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया। पटना से बैना बुलाई ओ नजरा गई गुइया। नजरा गईली गुइया। मैंने इस कहानी जब आप लोगों को बताया है तो उसका नाम लिखा है नजरा गईली गुइया उर्फ क्या उर्फ जरा सुने। हक पड़वा। कौन है हक पड़वा? वही वही हक पड़वा जो लोगों के घर में और जाता है तेरही के दिन और लोगों के बारे में बताता है, उनका गान करता है, उनके लोगों के बारे में सच सच बता देता है, उनके परिवार के बारे में, और फिर मुंह मांगे भी पाता है। और इसीलिए वह भले ही ब्राह्मण हो लेकिन उसको लोग बहुत ऊंचे दृष्टि से नहीं देखते। उसके घर में बेटी ब्याहना बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने तो लिख दिया भैया उर्फ हक पड़वा, लेकिन गीताश्री की कहानी का नाम है नजरा गईली गुइया। पम्पम बाबू सर्दी के भोरे भोरे औंघाते हुए, उबासी लेते हुए, पतली ऊनी चादर देह पर लटपेटते बरामदे पर चले आ रहे थे। भोरे भोरे, एकदम भोर। अरे कोई उनके नाम की हाँक दे रहा था। कौन हो सकता है जो उन्हें पूरे नाम से पुकारे? यह सदी हुई पुकार थी, देसी नहीं। पम्पम तिवारी, पम्पम तिवारी, पम्पम। घर में कोई और हो तो न हाँक सुनकर बाहर आए। अकेली जान और उनके देख रेख करने वाला टूअर लल्लुआ। जाने कौन जन्म का संबंध निभा रहा है ये लल्लुआ। आया तो था शागिर्द बनने, सेवक बनकर रह गया। न वे सिखा सके न वो सीख सका। उनके बेटे बहू छोड़कर चले गए। पिता के पेशे से बैर जो ठहरा, लल्लुआ ना जा सका। उनका हमदम हमराज और बचे खुचे खपरैल का मालिक भी खेतों में कमाता और दोनों का खर्च चलाता, मस्त रहता और पम्पम बाबू से पुराने दिनों के किस्से सुनाता। यही उसका एकमात्र मनोरंजन का भी साधन था। किस्से सुनता, किस्से सुनाता। पुराने दिनों के किस्से कई दफे तो वही सुना देता पम्पम बाबू की जगह। पम्पम बाबू शुरू कर, अरे वो साल, तो वो बोलता हाँ वो साल जब ब्याह भइल रहे उनकर, ऐसे सुनाने लगता था। अजनबी हाँक सुनकर पम्पम बाबू बाहर निकले। लल्लुआ पोखरी की तरफ निकल गया होगा। बहुत दिनों से कोई पूरा नाम लेकर नहीं पुकारा था। अपने टोले में पम्पम बाबू कहलाते थे, पम्पम तिवारी नहीं। ये बुला रहा था, पम्पम तिवारी, अरे कहाँ हैं आप? अवई छी, अवई थाती, सुर में गाते हुए बाहर आए। आंखें मीचते हुए एक अनजान युवक पर नजर पड़ी। इस देश का तो नहीं लग रहा। उन्हें आंख फक से खुल गई। आप ही है ना पम्पम बाबू?
इस इलाके के मशहूर हक पड़वा मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ, आपको मेरे साथ चलना है, वहां आपकी कला की हमें जरूरत है, आपकी जो डिमांड हो बता दीजिए। हक पड़वा लोगों की तो डिमांड होती है ना, जो भी डिमांड हो बता दीजिए, पूरी करेंगे। सामने खड़े युवक को पम्पम बाबू ने अजीब नजरों से घूरा। लल्लुआ हाथ में बांस का दत्तुअन और लोटा भर पानी लेकर खड़ा हो गया था। कौन भेजा आपको यहां? वो बताया नहीं कि हम ये काम छोड़ दिए हैं और किसी को भी हमारी जरूरत नहीं। हमारा बुढ़ापा आ गया है, हमसे नहीं होता यह सब, हम नहीं जाएंगे कहीं, माफ कीजिए, माफ कीजिए। दोनों हाथ जोड़ के वे पलट गए थे। गले में रेत सा फंसता हुआ मालूम हुआ। आखिरी बार चलिए, आखिरी बार है, आपके बिना संभव नहीं। कल ही 13वीं है और कल ही आपकी हमें बहुत जरूरत है। लल्लुआ, बोल दे इनको, हम नहीं करते ये काम अब। मालिक नहीं जाएंगे, आप लौट जाइए। कैसे पता चला आपको? कौन भेजा? यहां तो किसी को पता नहीं कि हमारा पुश्तैनी धंधा क्या है। कौन भेजा आपको? लल्लुआ हैरान हुआ। युवक ने जेब से एक पर्ची निकाली और लल्लुआ को बोला, अपने मालिक को पढ़वा दीजिए। लल्लुआ हैरान होता हुआ पर्ची लिया, खुद तो पढ़ ना सका। पढ़ता कैसे? LLPP जो ठहरा, लिख लोढ़ा पर पत्थर। सीधे पम्पम बाबू के आगे पर्ची जाकर के थमा दिया। पर्ची पढ़ते ही पम्पम बाबू के चेहरे का रंग उड़ गया। कोरा रंग तपने लगा, चेहरे की झुर्रियां कांपने लगी। वे मुट्ठी में उस कागज को दबाए दबाए आंगन की तरफ चले गए। लल्लुआ ने नोटिस किया पैरों में जान नहीं बची थी, चलते हुए लहरा रहे थे, अपने आपे में नहीं थे। बाहर खड़ा युवक प्लास्टिक वाली कुर्सी खींच कर इत्मीनान से बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि यहां से वह विफल होकर नहीं जाएगा, न खाली हाथ जाएगा। फरवरी का पहला सप्ताह, ठंडक अभी बाकी थी। रिया को दिन भर नामालूम सी बेचैनियां रही। शाम को भतीजे ने ICU से एक 50 सेकंड का वीडियो क्लिपिंग भेजा। गहन चिकित्सा कक्ष में मां अंतिम सांसें ले रही थी। पटना जाने वाली फ्लाइट सुबह ही मिलती, सबसे पहली फ्लाइट बुक की। अंतिम समय में मां के पास होना चाहती थी। एयरपोर्ट पर बैठे बैठे बार बार वीडियो क्लिपिंग देखती और रोती जाती। किसी तरह मां से एक बार जीते जी मिल ले। 1.5 घंटे बाद जब पटना एयरपोर्ट उतरी तो कहानी बदल चुकी थी। अनगिनत फोन कॉल्स और मैसेज से मोबाइल भरा हुआ था। मां नहीं रही। पिता के जाने के बाद मां ही उसका घर थी। सबसे छोटी और इकलौती बेटी होने के नाते मां पर उसका खासा दुलार था। मां अपने हर फैसले के लिए रिया पर निर्भर थी। रिया को लेकर बदनाम थी कि उससे पूछे बिना कोई काम करती नहीं, न ही अपने चीजों को किसी को हाथ लगाने देती हैं। बहुत गोपनीयता बरतने वाली स्त्री थी मां। हर चीज को सहेज कर संभाल कर सबकी पहुंच से दूर रखती। कागज पत्र, चाबियां, बीड़ी, माचिस, जाने क्या क्या। शहर में रहने के बावजूद मां की आदतें नहीं बदली थी। उनके आंचल में रुपए सिक्के जरूर बंधे मिलते। रिया उन्हें खोलती और मजे मजे में लूट लेती। रिया के अलावा और कोई नहीं कर सकता था ऐसा। वे पूरे परिवार से एक दूरी बनाकर जीती थी। उन तक पहुंचने का उचित माध्यम केवल रिया थी। मुजफ्फरपुर से कोसों दूर अपनी अकेली जिंदगी में मस्त दोनों भाइयों के सामंती रवैया से तंग आकर विद्रोही बन जाने वाली रिया ने सिर्फ मां से बातचीत रखी और भाइयों से बोलचाल बंद। भाभियां कभी कभार मुस्कुरा देती, रिया बदले में मुस्कान दे देती, ये जानते हुए कि गुलाम आत्माओं का कोई कसूर नहीं होता। पराधीनता में सिर्फ मुस्कुरा पड़ना ही सबसे आसान क्रिया है। मां ने भी कभी दबाव नहीं डाला, वे सुख चैन चाहती थी। रिया को पूरा समर्थन देती थी और दोनों बेटों के परिवार से अलग घर की ऊपरी मंजिल पर रहती थी।
पिता के जाने के बाद माँ ने पहली मंजिल पर अपना ठिकाना बना लिया था। जिसे मिलना हो, कुछ चाहिए, वो आए ऊपर। गठिया की वजह से बिस्तर पकड़ चुकी थी। देख रेख के लिए गुलिया 24 घंटे उनके पास रहती थी। रिया एकदम निश्चिंत थी माँ की तरफ से। माँ भी निश्चिंत थी बेटी के फैसले से। रिया पर पूरा भरोसा था और ये इत्मीनान भी कि अपनी जिंदगी के फैसले वो बेहतर ढंग से कर लेगी, चाहे शादी करे ना करे, क्योंकि रिया शादी थोपे जाने के बिल्कुल खिलाफ थी। रिया से फोन पर पूछती रहती थी, अरे कोई पसंद आया? तेरी इज्जत करेगा ना, साथ देगा ना, तुझ पर शासन तो नहीं करेगा? देख लेना, ठोक बजाकर देख लेना, अरे पहले कागज पर लिखवा लेना। अरे माँ, कहीं ऐसा होता है प्यार में? कंडीशन अप्लाई। तुम तो ऐसी बात करते हो। बोलो बोलो तो। लेकिन अभी मेरा मन भी नहीं। क्या उम्र है मेरी? 36 साल। हो जाएगी, होनी होगी तो। ना हो तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं। अकेली लाइफ सबसे ज्यादा मस्त, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। जब जहां मन हो उठकर चल देती हूँ, किसी को जवाब नहीं देना पड़ता माँ। यहाँ कोई, और तुम जानती हो दिल्ली में किसी को फुर्सत नहीं, कोई मेरी जिंदगी में नहीं झांकने आता, इसलिए निश्चिंत रहो, मस्त रहो, तुम भी और मैं भी। अच्छा एक बात बताओ, तुम भी टिपिकल मदर की तरह मेरी शादी का सपना देखती हो? रिया माँ को कुरेदती। बस हम ऐसा सपना देखते तो तुम आज वहां से हमसे मजाक कर रही होती, 2-3 बच्चा खच्चा लेकर किचकिचा रही होती। हम वैसी माँ नहीं, हम तो तुमको अपने पैर पर खड़ा होते देखने का सपना देखते रहे, खुद मुख्तार बनने का सपना। मैं अपनी तरह तुम्हें नहीं बनाना चाहती थी कि दिन भर टिटियाते रहो। ए जी, सुनते हो, हमको 100 रुपये दीजिए ना, हमको चूड़ी खरीदना है। माँ एक्टिंग करती, आवाज बदल लेती और फिर दोनों माँ बेटी फोन पर हंसती रहती देर तक। माँ का यही अगाध विश्वास उसकी पूंजी था, जिसके सहारे वह भाइयों का बंधन काटकर दिल्ली पहुंच गई थी, जहां अपनी दुनिया का विस्तार कर रही थी और अपना ही समाज बना रही थी। माँ के नहीं रहने के खबर ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया। वह सचमुच तन्हा हो गई थी। घर पहुंची तो घर के बाहर भारी भीड़, रिश्तेदारों का खोखला विलाप और माँ की ठंडी देह ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। भाभीियों ने उसे संभाला, नहीं तो माँ की देह पर ही भरभरा कर गिर गई होती। आज इस शहर से हमेशा के लिए नाता टूट गया। एक कड़ी थी माँ जो टूट गई। 13 दिन बाद सदा के लिए वह इस शहर को अलविदा कह देगी, मुड़कर नहीं देखेगी। माँ को लोग मंजिल की तरफ जब ले गए और द्वार पर सन्नाटा छा गया, वैसा ही सन्नाटा जैसे रिया के मन पर। वह माँ की बेड पर जाके गिर पड़ी, बाहों में चादर भींचकर लौटती रही देर तक। भाभीियों से पूछती रही, माँ ने कुछ कहा क्या? अंतिम समय क्या बोली? मेरे लिए कुछ कहा? मेरा नाम लिया? कैसे हुआ ये सब? बड़ी भाभी चुपचाप उठकर चली गई। छोटी भाभी ने होले से कहा, उन्होंने मौका ही कहाँ दिया? ब्रेन हेमरेज हुआ तो जल्दी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, सब लोग उसी में लग गए। कोई उनसे बात नहीं कर सका। वो कुछ कहना चाहती थी मगर आईसीयू में बात करने नहीं देता है ना। अरे हम तो उनके एटीएम का नंबर भी नहीं पूछ पाए, पासवर्ड मालूम ही नहीं है। अभी कामकाज में पैसा लगेगा, निकालना पड़ेगा। किसी कुछ बताती थोड़ी थी। भाभी के लहजे में उदासी कम, शिकायत ज्यादा। सुनिए, माँ जी आपसे बात करती थी, आपको पता होगा, आपको बताई होंगी ना क्या थी उनकी इच्छा, और पासवर्ड भी बताया होगा। भाभी के स्वर में उलाहना। रिया चुपचाप सुबकती रही। माँ के तकिया पर सिर रखा और रखे रखे रोते रोते सो गई। भाभी कब उठकर चली गई पता ना चला।
देर रात सब मंजिल से लौटे। घर में विधि विधान होता रहा। रिया को किसी ने नहीं जगाया और गुलिया गुलिया पलंग के नीचे ही सो गई थी। सुबह कुछ बदली हुई थी। भाइयों के चेहरे पर अवसाद की जगह थकान थी। भाभियां काम करके हलकान हो गई थी और बड़ी भाभी का बरबराना जारी था। गांव के कुछ रिश्तेदार डेरा डाल चुके थे। कुछ तो 13 दिन तक हिलने वाले ही नहीं थे। छोटा भाई करता बना था, इसलिए वह एक कमरे में शांत बैठा था। बड़े भैया बहुत एक्टिव थे, सारा उन्हें संभालना था। रिया से दोनों भाइयों का बोला सा था। रिया को बड़ी भाभी ने टोका, आप माँ के पैसों के बारे में जानती हैं? हैं? जमीन का कागज पत्तर कहाँ रखा है? ये भी तो हम लोगों को मालूम नहीं, आप ही को बताया होगा उन्होंने। पैसा निकालना है, आज से 13 दिन काम ही काम। 2 दिन का भोज होगा और मांगने वाले भी आएंगे। दान भी करना पड़ेगा, खर्चा तो बहुत होगा, बजट बनाना होगा। पहले पैसे का पता चले, फिर उसी हिसाब से तय करें। बड़े भैया की आवाज इतना, मतलब उसमें ऐसा था कि क्या कहे, चिंता, दुख तो नहीं था। रिया को सारा माजरा समझ में आ गया। उसका मन हुआ कि 13 दिन ना रोके। बोली, माँ तो चली गई, 13 दिन की क्रिया बिल्कुल बेमानी है, इसे क्यों करना? भोज भी ना हो, क्या फर्क पड़ता है? सुनते ही घर में बम फट गया। बड़े भैया जोर से चिल्लाए, अरे हमारी समाज में हमारा कोई इज्जत है कि नहीं? हम कंगले हैं क्या? हम जो दूसरों का भोज खाते रहते हैं, हम उनको क्या कहेंगे? समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? हम जो इतना चुमावन दिए हैं शहर भर को, उसको वसूलने का भी तो समय आ गया है। कैसे छोड़ दें? तुमको तो दिल्ली चले जाना है, हम लोगों को इसी समाज में रहना है। जिसको जाना हो चला जाए, हम लोग कर लेंगे सब काम। बाबूजी की पेंशन माँ के अकाउंट में जमा होता था, 4-5 लाख होगा, उतना तो खर्च भी कल ही हम जाके बैंक में बात करते हैं। रिया उठी और चुपचाप पहली मंजिल पर माँ के कमरे में चली गई। भाई के फट पड़ने के बाद उसका संकेत समझ गई थी कि वे नहीं चाहते कि रिया यहाँ रुके या कोई दखल दे। वैसे भी दखल क्या था? भाई से पूछ, भाई ने ठीक ही कहा था, क्या नहीं काम करता है? भाभी पीछे से बड़बड़ा रही थी। माँ का पैसा किसी तरह रिया सौंप दे उन्हें। बड़ी भाभी सिरहाने आके खड़ी हो गई। सुनिए, माँ का बक्सा काहे नहीं चेक करती हैं? रूम में रखा होगा ना कहीं, आराम से ढूंढिए, मिल जाएगा। वैसे भी माँ का रूम आप ही चेक करिए, हम लोग नहीं छुएंगे, कलंक लग जाएगा हमको। रिया ने गहरी आंखों से भाभी को घूरा। घरेलू काम में घिसी हुई एक लाचार औरत जो घर के मालिक का हुक्म बचा रही थी। लेटी रही रिया, सुबकती रही, दिल्ली वापसी का प्लान बनाती रही। फिर जोर से प्यास महसूस हुई। गुलिया चौखट पर बैठी थी, बड़बड़ा रही थी, अब हम गांव लौट जाएंगे, इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। रिया ने गुलिया को पुकारा, पानी दे दे। दीदी, सिरहाने में देखो, एटीएम कार्ड वही रखा होगा, दे दो इनको, आप मत रुकिए। 13 दिन में आपकी 13 किस्म की दुर्गति कर देंगे, सब दे दो इनको, जाओ आप। तुमको माँ कुछ बताई थी? तुम दिन रात उनके साथ रहती थी, क्या बोलती थी मेरे बारे में? हाँ, गुलिया का कलेजा कांप गया। हमको क्या बोलेंगी मलकिनी? आपके बारे में बात करती थी, मरने के पहले मरने के बारे में तो कभी बातें नहीं करती थी। इतना जरूर बोलती थी कि अपने नाम की जमीन बेटों को नहीं देंगी, दादा की संपत्ति में ले ले हिस्सा, अपने नाम का नहीं देंगी, ऐसा बोलती थी जब कभी गुस्सा होती थी। आपको लेकर दोनों भैया मलकिनी को बहुत कोसते थे, कहते थे आपके बाद उसको यहाँ टपने नहीं देंगे। आप ही के बारे में रो रो के बहुत दुख पाती थी। रिया को सुनकर हैरानी नहीं हुई। माँ का स्वभाव जानती थी, जिद्दी थी, ठान लिया सो ठान लिया। वह डरी कहीं माँ ने वह जमीन उसके नाम तो नहीं कर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं लेगी वह जमीन, उसे कौन गांव में रहना है। अब की गई तो वापस भी ना लौटेगी, क्या करना जमीन लेकर।
माँ ने उसके नाम कर दिया होगा तो भी वो भाइयों के नाम करके चली जाएगी, कुछ नहीं लेकर जाना है, बस एक माँ की साड़ी ले जाएगी जरूर। अरे कुछ तो निशानी रहे। हाँ। और फिर अचानक ही उसने माँ के सिरहाने में हाथ घपा दिया। अरे जैसे जैसे हाथ अंदर गया कई चीजें टकराने लगी, कुछ ठोस, कुछ पेपर, कुछ सिक्के। चीहू को हुआ, ये गुड़िया दरवाजा बंद कर, जल्दी दरवाजा बंद कर दूं। हाँ हाँ इधर आ। गुड़िया ने दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया। रिया ने पूरा गुद्दा उठा करके नीचे फेंक दिया। सिरहाने का साम्राज्य खुल गया। कुछ जंग लगी चाबियां, कुछ सिक्के, मुड़े तुड़े रुपए, कुछ खुली बीड़ियां, कुछ कतरने, 4 तह किया हुआ मर्दाना ऊनी शॉल, एक पतली सी फाइल। गुलिया और रिया दोनों अचंभे की तरह सिरहाने के साम्राज्य को देख रही थी। इन सामानों को कौन हाथ लगाए? कपकपाते हाथों से रिया ने सामान उठाना शुरू किया। गुलिया ने बीड़ियां उठाई, रिया ने सबसे पहले फाइल। स्टाम्प पेपर थे। रिया की आंखों में इतना पानी था कि पेपर पढ़ नहीं पा रही थी। धुंधली आंखों से जो पढ़ा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ के हाथ लिखा एक छोटा सा खत उसके नाम था। एक मर्द की घिसी हुई श्वेत श्याम तस्वीर, घनी दाढ़ी, तीखे नैन नक्श। एक पेपर पर कविता नुमा कुछ लिखा था, जिस पर पहली जैसा था वो कविता क्या, जिसके नीचे लेखक का नाम भी लिखा था। अरे जरा देखिए, लोमा लाठी शान भताही धन तिसी औता ममला गेल महिसौर, मिर्जा नगर के ललना है जानकी सुंदर सुशील सिरमौर। लोमा लाठी शान बथाही घन तिसियोता ममला गेर मसीहोर, मिर्जा नगर के ललना है जानकी सुंदर सुशील सिरमौर। पहली 2 पंक्तियां पढ़ करके रिया कांप गई। मिर्जानगर तो उसका ननिहाल है। ननिहाल वर्षों पहले छूट चुका था। पिता ने कभी जाने ही नहीं दिया, न माँ को न किसी भाई बहन को। शायद किसी से झगड़ा हो गया था, तब से आवाजाही बंद थी। रो धो के माँ भी मिर्जानगर को बिसरा गई। श्वेत श्याम तस्वीर उठाकर देखा, ऐसा लगा चेहरा जाना पहचाना सा है, कहीं देखा है बचपन में, कौन है ये? स्मृतियां साफ नहीं हो रही थी। माँ का बिलखना, बाबूजी की दहाड़। हाँ हाँ जाएगी तू तो अपने ननिहाल, अरे क्यों नहीं जाएगी? उसने स्टाम्प पेपर पर देखा, जमीन का कागज था, माँ का साइन था, अंगूठे का चिन्ह, ऊपर नाम पम तिवारी, ग्राम मिर्जानगर, जिला वैशाली। फिर अंदर से माँ के अनगढ़ अक्षरों में एक खत निकला, रिया के नाम, जिसमें अपनी इच्छा, अंतिम इच्छा दर्ज कर गई थी। वे जानती थी कि सिर्फ बेटी ही सबसे लड़कर के उसकी इच्छा पूरी कर सकेगी। रिया मेरी बाबू, पता नहीं ये चिट्ठी तुम कब पाओगी, किस हालत में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, कब पहुंचेगी पता नहीं। अगर तुम चिट्ठी पढ़ रही हो तो मेरी एक इच्छा पूरी कर देना। करोगे ना बाबू? जमीन में, फाइल में जमीन के कागज हैं, वो मुझे तुम्हारे नाना ने दिया था, जिसे मैंने छिपा कर रखा। ये जमीन तुम मेरे बाल सखा पम तिवारी को दे देना। मैंने उनके नाम कर दिया है। मुझे पम से गहरा अनुराग था, लेकिन उसका कसूर था, जानती हो क्या? कि उनका धंधा तुम्हारे नाना को पसंद नहीं था। एक तो हम एक ही गांव के, दूसरे उनका खानदानी धंधा हक पड़वा का, द्वारे द्वारे नगरी नगरी श्राद्ध का भोजन खाना, मृतक का प्रशस्ति गान, स्वांग करना, उछल कूद करना, मांगना चांगना, बिल्कुल शान के खिलाफ। मेरी इच्छा है बिना अपने भाइयों को बताए पम को इज्जत से बुलाओ।
यहां से उसे बेइज्जत करके निकाला गया है। तुम इज्जत देना उसको। पम पम भिखारी नहीं है, कलाकार है। तुरंत फुरत कविता बनाता है और गाता है। बहुत ओज है उसकी वाणी में। पूरे तिरहुत प्रमंडल में उसका डंका बजता था। सो गांव के लोग उसको बुलाते थे। पता चला है कि वो ये धंधा छोड़ चुका है और यह प्रथा भी अब खत्म हो गई है। फिर भी तुम उसको बुलाना, वो जरूर आएगा। उसने वादा किया था मुझसे। बस छोटी सी पर्ची लिख करके उसके पास भिजवा देना। बस कहा कम ज्यादा समझना। बाबू, तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं छोड़ के जा रहे सिवाय मुक्ति के। ये हम जीते जी ही तुमको दे चुके। संभाल के रखना। अपनी मर्जी का जीवन अपने मान सम्मान के साथ जीना। बेसी रोना मत। देखो तुम अभी भी रो रही होगी ये पढ़ते पढ़ते, हम जानते हैं। बेसी रोना मत, मेरी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। तुम्हारी माँ जानकी देवी। मिर्जा नगर के ललना है जानकी, सुंदर सुशील सिरमौर। चिट्ठी खत्म होते होते रिया का रोना बंद हो चुका था। चेहरे पर वही शक्ति लौट आई जैसे दिल्ली जाते हुए उसके चेहरे पर आई थी। उसने अपने बचपन के साथी प्रभात को फोन किया। अब रिया को 13 दिन यहीं रुकना था। अब उसे किसी का इंतजार था। गुलिया बेड़ियां अपनी हथेलियों पर लेकर रिया के सामने आ खड़ी हुई। रिया ने माचिस मांगकर बीड़ी सुलगाई और चिट्ठी के अंत में लिखी गीत की 2 पंक्तियां गुनगुनाने लगी। पटना से बैदा बुलाईदा, नजर आ गईली गुइया। पटना से बैदा बुलाईदा, नजर आ गईली गुइया। गुलिया अपनी हिचकी न रोक सकी। माँ का कमरा सैलाब में डूब गया, जहां 2 आत्माएं टापू की तरह तैर रही थीं, अपना ओर छोर ढूंढती हुई। क्या हुआ फिर? क्या पम पम आए क्या वो पम पम हैं? वो तो भिजवा दी है ना, लेकिन फिर भी कौन जाने कि पम पम आए कि नहीं आए। 13वीं है आज। रिया बार बार द्वार पर जाकर के देख रही है। तंबू टेंट सब लग गया है, पम पम कहाँ है? हैं? बताई कोई? अरे ये तो पम की आवाज है। अरे पम आ गए। वही ओज, वही हो जय जय जानकी जगदम्बा, हाथ गोल लंबा, उर्दी के खेत में रहरी के खंबा। हो जानकी सिंगार जैसे चंदा उतार, जानकी के गान जैसे देवी स्थान, जानकी बसान जैसे स्वर्ग में बिहान, दुष्ट बेटवन के नरक में स्थान। हो जय जानकी जगदम्बा। दोनों भाइयों की भ्रुकुटी तन गई। अरे बाप रे बाप। पम को देखते ही दोनों चौंक गए। ये कहां से आ गया? किसने बुलाया? जिसे दरवाजे से बरसों पहले अपमानित करके बाबूजी लौटा चुके थे, उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हो गई? अपने दरवाजे पर कोई हक पड़वा नहीं चाहते थे। हक पड़वा गान में ही सबका मखौल उड़ाता था, सबके भेद खोलता था और अंत में गुणगान करके माहौल को गमगीन बना देता था और बड़ा भारी पैसा उसे सब मार के चला जाता था। अरे ठग जाता था भाई जाते जाते। दोनों भाई उसके लिए तैयार न थे। वे क्रुद्ध निगाहों से रिया को देख रहे थे। माँ की इच्छा पूरी होते देख रिया मुस्कुरा उठी। वह भाइयों का रिएक्शन देखने को आतुर थी।
कैसा लगेगा जब जुल्म सितम का पर्दाफाश होगा। मन में दर्द और सुकून की लहरी कांपी। जिस आग को लेकर एक विलक्षण स्त्री इतनी वर्षों तक जीती रही, इतना दर्द समेटे, इतनी क्रूरताओं को झेलती रही, उसकी छोटी सी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। बुढ़िया के रोटी पुतहिया के भात बुढ़िया बोले तो छोटे रौली बला जजमान के गाल पटैया बड़का मेहमान के बाहरे जमाना बिसरौली बला के है पंडाल में रिश्तेदारों और मेहमानों के बीच हंक पड़वा का गान और हुंकार जारी थी। सफेद धोती, कत्थई रंग का मुरैठा सिर पर बांधे, लाल लाल मतवारी आंखें, काला जूता, सब मिलाकर वो अनोखी छटा थी। वह देह झटक कर, पैर पटक कर, साल लहरा लहरा कर, ताली बजा बजा कर समा बांध रहा था। बड़े भैया ने कुछ रुपए निकाले, हंक पड़वा को चुप रहने का इशारा किया। रुपए उसकी तरफ बढ़ाए, उसने घृणा से हाथ झटक दिया। उसने रिया को पास बुलाया। पतली सी फाइल रिया ने उनकी तरफ बढ़ा दी। गोरे गोरे हाथों से पीली मरियल सी फाइल हाथ में लेकर अचंभे से देखा, खोला, थोड़ी देर सन्न रहा। अब तो खुश हो गए तिवारी जी, लगता है मोटा माल मिला है आपको। अब यहां से निकलिए ले जाइए। बड़का भैया ने व्यंग्य बाण छोड़ा। तिवारी जी ने अपनी लाल अंगार जैसी भस्म कर देने वाली आंखों से उन्हें घूरा और तत्क्षण रिया की तरफ पलटे। फाइल 4 टुकड़ों में फाड़ दी और रिया को थमाकर लल्लुआ का हाथ पकड़ा। बउआ, ये हमार सालों बाद आखिरी हाँक थी। हम भाट भाटी नहीं है कि सिर्फ प्रशंसा गाएं। तुम जानती हो कि हमको किसका अनुराग खींच लाया यहाँ, किसकी खातिर हम आज कसम तोड़े हैं। सदा सुखी रहो, तुम जानकी जैसी ही सुंदर हो, एकदम चांद का टुकड़ा। उसके माथे पर हाथ फेरा। गोरी बूढ़ी कलाई बेहद आत्मीय थी, चाहती थी मत्थे पर देर तक वह कलाई पड़ी रहे और वह उससे लिपट करके खूब रोले। वो तूफानी हवा थे, रुकते कहाँ, पूरे बेग से झटपते हुए कॉलोनी के गेट से बाहर। उनका गान रुदन में बदल चुका था। उनका रुदन गान सुन सकती थी। नजरा गईली गुइया पटना से, अरे पटना से बैद बोलाई दा। और यहाँ पर सारी औरतें बोल रही थी, अरे बाप रे बाप, बड़े भाग वालों के घर में ये आते हैं, काहे उनको भगा दिए। अरे बाप, ये तो हक पड़वा तो ऐसे नहीं आते हैं, बड़ी बड़भागिन थी। अरे उनको बुलाइए उन्हें फिर से, ऐसे ना भेजिए, चले गए हैं, नाराज होकर ठीक नहीं है ये। लोग ये कह रहे थे और वो पम तिवारी गाते चले जा रहे थे, अरे पटना से बैद बुलाई दा। और रिया ये पम तिवारी की आवाज थी। वह आकृति जो अब धूमिल होकर के जा रही थी, या वो माँ की आवाज थी, जाने, या रिया की अपने मन की आवाज थी। पटना से, अरे पटना से बैद बुलाई दा, नजरा गईली गुइया पम बाबू के बुलाई दा, नजरा गईली गुइया। किसकी आवाज थी ये? किसकी आवाज थी? माँ की। यही तो सुना था उसने बचपन में। अरे पटना से, जाने कब कब गाती थी माँ। अरे पटना से बैद बुलाई दा, नजरा गईली गुइया।
गा रही है, अब गा रही है कौन? रिया, माँ को याद करती हुई। पटना से, अरे पटना से बदा बुलाईदा, नजरा गैली गुइया